दोस्तों, कोई चोर और कातिल किसी भी कार्य या घटना को जब अंजाम देता है या अंजाम तक पहुंचा देता है तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो काम जिस तरीके से किया है अब कानो कान किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बेहद शातिर शांत दिमाग से उन्होंने काम को अंजाम तक पहुंचा दिया है। ऐसे ही एक महिला बंद कमरे में किसी और के साथ गलत कार्य कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वह बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, पर किसी के द्वारा उन्हें देख लिया जाता है और देख लिया जाता है तब वो महिला बेहद ही शांत तरीके से सोचता है और फिर एक और काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी और को अपने कब्जे में लेता है और एक तीर से दो निशाना लगाता है और फिर उन्हें रास्ते से हटा भी देता है, यानी अपने कार्य को करने में वो सफल भी हो जाता है। पहले उन्होंने एक गलती की, नाजायज संबंध बनाया, फिर उस पर पर्दा डालने के लिए वो व्यक्ति जो देख चुका है उन्हें खत्म कर देता है, यानी हत्या कर देता है। 2 नवंबर 2023 के उत्तर प्रदेश के सिसाना गांव की है। वहां के रहने वाले स्थानीय ग्रामीण जब सुबह सुबह उठकर खेत खलिहान के लिए तो बाहर जब गुजर रहा होता है खेत की तरफ, जब गांव से बाहर, तो उसी रास्ते में एक कूड़े का घर होता है जहां पूरे पंचायत का कचरा एक जगह इकट्ठा किया जाता था। अक्सर उस कचरे में कभी आग लगा होता है तो कभी कुछ होता है, कपड़ा और कचरा इधर से उधर बिखरा पड़ा होता है, लेकिन कुछ ही सीमित एरिया में होता है, कचरे घर के आसपास ही होता है। लेकिन उस दिन जब वो कचरा जल रहा था तो एक अलग ही दुर्गंध आ रहा था, जो पिछले कभी भी ऐसा दुर्गंध देखने को नहीं मिला था, न ही वो महसूस किया था। जब ऐसी दुर्गंध मिलता है तो कुछ जवान लोग जाता है और एक लकड़ी से उस थैले से जिधर से दुर्गंध आ रही होती है, एक अटैची से उसको हटाता है और जो ही सूटकेस को अच्छा से देखा जाता है तो उनमें एक बॉडी होता है, यानी शरीर होता है। तुरंत ही वो शोर मचाता है और शोर सुनते ही बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं और ग्रामीण जब देखता है तो एक डर हो जाता है। तुरंत ही आग को किसी तरह बुझाया जाता है और सूटकेस को खोल के देखता है तो देखता है कि उसमें एक महिला की लाश है। तुरंत उनको मोबाइल से वीडियो और फोटो लिया जाता है और अलग अलग जगह भेजा जाता है। कुछ लोग तो वहीं फोन करके पूछते हैं कि क्या गांव में ऐसा कोई घटना घटा है या किसी का लाश है, तो उस गांव के लोग सभी पहचानने से इनकार करता है और कोई भी उस लाश को नहीं जानता है। कुछ ही समय में वहां एक नौजवान पुलिस को इन्फॉर्म करता है, यानी 112 नंबर पर कॉल करता है और कॉल को एक लाश की तमाम जानकारी देता है कि यह सिसाना गांव के जो कूड़ा घर है, उस कूड़े घर में किसी ने एक सूटकेस के अंदर लाश फेंक चुका है और उसमें आग भी लगा दिया है। यह घटना सुनकर पुलिस मौके पर पहुंचता है, फिर लाश का छानबीन करता है और उठाकर पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर उस क्षेत्र में अलग अलग जगह में वीडियो को सर्कुलेट किया जाता है, वीडियो और फोटो भेजा जाता है, अलग अलग थाने में भेजा जाता है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता है, ताकि कहीं अगर कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता तो उन्हें पूछा जाता, उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन काफी लंबे समय हो जाने के बावजूद भी जब इस घटना से कुछ भी पता नहीं चलता है, तब बार बार उस कूड़े घर के पास या उस गांव में पुलिस तफ्तीश करता है, लोगों से पूछताछ करता है। तब एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि गांव में ही एक जगह एक व्यक्ति अपने घर और बाहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। फिर पुलिस वहां पहुंचती है और सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है और देखती है ताकि कोई सबूत वहां से इकट्ठा हो कि आखिर कौन है। जब इस गांव का नहीं है तो कोई बाहर वाले हैं, तो बाहर वाले आए होंगे किसी न किसी गाड़ी के द्वारा और इसी रास्ता से गुजरे होंगे जो अनजान शख्स होगा। तो सीसीटीवी जब खोला जाता है, देखा जाता है और समय और दिन को ढूंढा जाता है, तब पता चलता है एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी रात को इधर से गुजरती है और फिर सुबह होने से फिर इसी रास्ते से लौट जाती है। गाड़ी के नंबर के आधार पर कुछ ही वक्त में गाड़ी मालिक का नाम और जगह पता कर लिया जाता है तो हरियाणा सोनीपत का होता है।
फिर पुलिस की एक टीम सोनीपत पहुंचता है, जो गाड़ी मालिक होता है। फिर गाड़ी मालिक के पास जाता है और जब पुलिस एक एक पत्ते वहां खोलते हैं और गाड़ी मालिक को यह बताया जाता है, गाड़ी मालिक बोलता है कि इस दिन और इस तारीख को जो मेरा गाड़ी है, मेरा एक रिश्तेदार है पवन, उन्होंने गाड़ी लेकर गया था। तो उसी गाड़ी मालिक से पवन का नंबर लिया जाता है, उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और उसका लोकेशन जब निकाला जाता है, उस डेट और उस समय का पवन का लोकेशन भी सिसाना गांव के उसी कूड़े घर के आसपास मिलता है। तब पुलिस का शक पूरा यकीन में बदल जाता है, ये वही शख्स है। और फिर पुलिस अपना पूरा फोकस पवन के ऊपर लगाता है और उसका लोकेशन हमेशा ट्रैक करता रहता है कि वह किधर जाता है और कहां क्या करता है। कुछ ही वक्त के बाद देखा जाता है कि पवन फिर उसी रास्ते में जा रहा था जहां पर उन्होंने लाश को जलाने की कोशिश कर रही होती है। जब पवन वहां पहुंचता है तो पुलिस की टीम तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार या पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है। तो पवन जब पुलिस को देखता है तो पता चलता है कि उन्हीं के लिए आया होता है। तो उनके पास जो बंदूक होता है उनसे वो फायरिंग कर देता है पुलिस वाले पर, और पुलिस वाले खुद अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए पवन के ऊपर फायरिंग करता है। तो जवाबी कार्रवाई में पवन के पैर में गोली लग जाता है और पवन वहीं गिर पड़ता है। फिर पुलिस पवन को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाकर जब उन्हें सख्ती से पूछताछ करता है तो पूरा बयान खोलकर बताता है। तो पवन बताते हैं कि सोनीपत के ही एक लड़की होती है शिखा, वो उनसे बेइंतहा प्यार मोहब्बत करते हैं और उसी के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, यानी हत्या में शामिल हो गया। तो फिर पुलिस शिखा की तलाश करने लगते हैं कि आखिर वो शिखा है। दोस्तों, अगर शिखा की बात करें तो शिखा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 45 के सदरपुर के पूर्व प्रधान चरण सिंह, उनके बेटे हर्षवर्धन के परिवार का बहू होता है। हर्षवर्धन के बेटे विवेक से शिखा, जो हरियाणा सोनीपत के रहने वाली है, उनसे उनका शादी हो जाता है। और शादी बहुत धूमधाम से होता है क्योंकि हर्षवर्धन बहुत ही अमीर रईस यानी करोड़पति आदमी है। शादी के कुछ समय बाद ही हर्षवर्धन अक्सर बीमार रहने लगते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें कैंसर की बीमारी है। तो अब यह जब कैंसर कंफर्म हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब तो कुछ ही दिन में वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसकी एक बेटी होती है मनीषा उर्फ मिनी, वो महज सिर्फ 10 साल की होती है। तो उन्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद अब क्या होगा नहीं होगा, बेटे को तो शादी हो चुका है, बेटी अभी छोटी है। फिर एक वसीयत लिखता है और वसीयत में ये लिखता है कि उनकी जितनी संपत्ति, जायदाद, बैंक या कहे तो जमीन है, सभी का आधा आधा हिस्सा हो, यानी बेटी और बेटा को दोनों बराबर मिले। इनके बाद बेटी शहर में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, पूरी लगन और मेहनत से जी जान करके पढ़ाई कर रही होती है। और वसीयत के बारे में वो 10 साल की बच्ची अभी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी पिता वो वसीयत लिख देता है। उन्हें जितना समझाना होता है समझाते हैं। यहाँ बेटा और पुतोह घर में रहते हैं, यानी विवेक और उनकी पत्नी शिखा घर में ही रहती है और घर का काम काज देखती। और कुछ ही समय बाद हर्षवर्धन का मौत हो जाता है। तो अब उनके घर में शिखा और उनका पति विवेक ही रहते हैं। लेकिन शिखा का एक बॉयफ्रेंड होता है, ये उनके पति विवेक को पता नहीं होता है। तो अक्सर उनका बॉयफ्रेंड यानी पवन मिलने के लिए आया जाया करते थे। उनका संबंध शादी से पहले भी उनके साथ हुआ करता था, शादी के बाद भी वो संबंध को शिखा बरकरार रखती है। इसी दौरान जब मनीषा अपने एक दिन घर आई रहती है तो अपने भाभी को यानी विवेक की पत्नी को किसी गैर मर्द यानी पवन के साथ देख लेता है। और इस हालात में देख लेता है कि वो देख के दंग हो जाती है। और इतना ही नहीं, वो एक वीडियो शूट कर लेती है और कानों कान किसी को खबर नहीं पहुंचता है। लेकिन कुछ ही समय बाद इस वीडियो के बारे में उनकी भाभी यानी शिखा को पता चल जाता है। तो मनीषा और मिनी कहता है कि मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी, हमारे पास शांत पड़ा हुआ है और मोबाइल में भी नहीं है, मैंने लैपटॉप में अलग जगह रख दिया है, इससे कोई भी चिंता न करो।
लेकिन विवेक की पत्नी शिखा को इस बात का हमेशा डर सताता रहता है कि अब उनका क्या होगा अगर ये वीडियो लीक हो गया या उनके पति को इस बारे में पता चल गया कि इनका नाजायज संबंध है और सबूत के तौर पर वीडियो मनीषा के पास है, तो या तो उनके पति छोड़ देंगे या हर दिन उनके साथ मारपीट करेंगे या छोड़ना तो लगभग तय ही था। इन बातों का डर हमेशा उन्हें सताता था और अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और नींद और चैन उनकी तो पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर शिखा एक चाल चलता है, अपनी पति को धीरे धीरे अपने बस में पूरी तरह करता है और कहता है ये जो वसीयत है, पूरी जमीन जायदाद करोड़ों की संपत्ति आधी तो आपकी बहन की हो जाएगी और कुछ ही समय जब उनका शादी हो जाएगा तब उनका पति भी इस जमीन पर कब्जा करने और हक जमाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इससे पहले क्यों ना हम मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने का काम। हालांकि मनीषा और शिखा को कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए अक्सर झगड़ा हुआ करता था, यानी बहुत ज्यादा वार्तालाप हुआ करता था, तो ये बात विवेक पसंद नहीं हुआ करते थे। अपनी बहन का ये बात विवेक को भी पसंद नहीं आता था और विवेक को भी लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में जब बहन की शादी हो जाएगा तो उनका पति हमारे संपत्ति के ऊपर हक जताएंगे और आधा संपत्ति लेके चले जाए। जब विवेक को ये यकीन हो जाता है कि उन्हें हटाना तय है और हटाना ही हमारे लिए सही है, तो उसकी पत्नी शिखा कहता है आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो आएंगे और हमारी सभी काम को आसान तरीके से कर देंगे। वो शख्स कोई और नहीं होता है बल्कि शिखा का आशिक पवन होता है। पवन वही सोनीपत स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अपने रिश्तेदार के यहाँ से लेके आता है और फिर उनके घर पर रुकता है। हालांकि उसी दिन जो मनीषा होता है वो किसी और शहर में होता है, फिर उन्हें घर बुला लिया जाता है कि आज कुछ काम काज है, नए पकवान बनेंगे, खाएंगे पिएंगे और सब मिलजुल कर बातें करेंगे। तो इसलिए मनीषा भी घर आ जाती है और घर आने के साथ साथ जब खाना परोसा जाता है तो मनीषा का जो खाना होता है उनमें नशीली दवा मिला दिया जाता है। जो ही खाना खाता है और कुछ समय के बाद जब लेटती है, बातें करती है, तो वो सोफे पर ही झुकना शुरू हो जाता है और जब झुक जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि अब मनीषा बेहोश हो चुकी है तो पवन तुरंत ही गला दबाकर उनकी हत्या करते हैं। फिर उस लाश को तोड़ मरोड़ करके सूटकेस के अंदर पैक करता है और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के अंदर रखता है और रातों रात उन्हें ठिकाने के लगाने के लिए और बागपत के सिसाना गांव के कूड़े घर में फेंक देता है और पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। दोस्तों, विवेक की पत्नी शिखा को अब यही लगता है कि उनकी जो कालू करतूत जो वीडियो में कैद हो चुका था अब दुनिया के सामने कभी भी नहीं आएंगे और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और उनके आशिक भी उनके साथ रहेंगे। और वही विवेक को लगता है कि अब पूरी संपत्ति का मालिक हो गया, अब उसके संपत्ति का कोई भी बंटवारा नहीं होगा और वो चैन से रहेंगे। दोस्तों, क्राइम चाहे अंधेरे में किया गया हो या कितने भी सोच समझ के कितनी भी शिद्दत से किया गया हो, लेकिन एक न एक दिन उजाले में आ ही जाता है। आखिरकार ये तीनों अपराधी भी पकड़ा जाता है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। कैसी लगी ये घटना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।